नमस्कार, मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राहुल चौहान। राहुल जी, आपका श्योपुर सिटी न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और भी अच्छा लगता है जब कभी आपकी फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं। आप कई बार ऐसी फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं जो जनचर्चा रहती है, क्या कारण है उसका? देखिए राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरे से सवाल, आप मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप जैसे पत्रकार मुझसे आज सवाल पूछ रहे हैं। मेरी एक भी पोस्ट अगर गलत मैंने डाली हो या कोई ऐसी पोस्ट हो मेरी जिसमें किसी को लगा हो कि इसमें मैंने कुछ गलत लिखा है, तो वो साबित करके बता दे। मेरी जितनी पोस्टें हैं सब या तो प्रशासन के विरोध में रहती हैं या सरकार की गलत नीतियों के विरोध में रहती हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, तो मेरा दायित्व भी बनता है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। हाँ। तो विपक्ष का धर्म निभाने का मेरा दायित्व भी बनता है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि पद लेके घर पे बैठ जाएं और एक प्लेट लगा लें गाड़ी पे और सिर्फ पद का उपयोग अपने काम धंधों के लिए करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल पद लेके घर बैठ जाना, हम भी पत्रकार के रूप में जब काम करते हैं तो देखते हैं कि रोज़ इस तरह की न्यूज़ आती हैं कि इनको ये पद मिला, इनको ये पद मिला, लेकिन बाद में ऐसी कोई न्यूज़ हमें प्राप्त नहीं होती कि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। अगर आपने मेरा ये कहना है कि जैसे आप किसान कांग्रेस में हैं और किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो किसानों के अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको कितना गलत मानते हैं, कितना सही मानते हैं उसे? राज्य सरकारें, अब आप अखबार पढ़ रहे होंगे अभी, चाहे शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे और दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हों, वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि जब बाहर के ट्रक यहाँ पर अनाज लेकर आएंगे या कोई भी जींस लेकर आएंगे तो हम उनको यहाँ घुसने नहीं देंगे। और जो ये कानून बनाया है मोदी जी ने, ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश में लागू होता है। जब राज्य सरकारें मना कर रही हैं तो बस कानून का औचित्य क्या रह जाता है? और इन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सरकार, जहाँ इन्हीं की सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, इन्हीं के मुख्यमंत्री उस कानून को मानने से मना कर रहे हैं। नहीं, राज्य सरकारें मंडी में बेचने की थोड़ी मना कर रही हैं। राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि हमारा जो ट्रक बाहर के हमारे राज्यों में बेचने आएंगे, आपने शिवराज सिंह का अभी पढ़ा होगा, खट्टर का भी पढ़ा कि जो ट्रक बाहर से हमारे उसमें प्रदेश में बेचने आएंगे हम उनको घुस, तो फिर इनके कानून का अर्थ क्या है? मोदी सरकार 30 इस पूरे कानून में 30 बिंदु हैं, 30 बिंदुओं में से 28 बिंदुओं पर मोदी सरकार संशोधन करने को तैयार हो गई है। अगर कानून गलत नहीं है, कानून सही है, तो 28 संशोधन क्यों करने को तैयार हो गई है मोदी सरकार? अब केवल दो संशोधन रह जाते हैं जिनके लिए किसान अड़े हुए हैं। तब जब जिनके लिए आप कानून बना रहे हो तो वही लोग मना कर रहे हैं कि हमें ऐसा कानून पसंद नहीं है और ये हमारे हित में नहीं है, तो उस कानून को क्यों नहीं बदलते हैं? वो मामला ये आता है कि जो कानून हित में नहीं है उनको बदला जा रहा है। अगर आपका कहना है, अभी जो आपने शिवराज सिंह जी कहा और खट्टर जी कहा कि वो अपने प्रदेश में माल बेचने की मना कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रदेश का किसान है और उसने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, केवल रजिस्टर्ड किसानों का माल लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट खरीद तो आप दूसरे प्रदेश की कर नहीं सकते ना, वो केवल रोक जो लगाई है वो गवर्नमेंट खरीद के लिए लगाई है। जैसे गेहूं की गवर्नमेंट खरीद होती है, तो दूसरे प्रदेश का मध्य प्रदेश में क्यों बेचेगा गवर्नमेंट खरीद में? और ओपन मंडी में अगर बेचना चाहता है तो बेच सकता है। अब कानून में खामियां तो हैं और निश्चित रूप से खामियां ज़्यादा हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दो ऐसे प्रदेश हैं इस देश के जिनमें सबसे ज़्यादा किसान, जो दोनों प्रदेश कृषि प्रधान
प्रदेश कहे जाते हैं और सबसे ज़्यादा किसान इन दोनों प्रदेशों में निवास करता है। उन वहाँ के जो जानकार लोग हैं, बड़े किसान हैं और जो किसान संगठन हैं, वो लोग इस कानून को मानने से मना कर रहे हैं। इस कानून का लगातार विरोध हो रहा है और दिल्ली के बॉर्डर पर 90 लाख से ज़्यादा किसान वहाँ पड़े हुए हैं, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, और ऐसी कड़ाके की सर्दी में वहाँ बिस्तर लगाकर वो रह रहे हैं। खाने पीने की उनकी कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है। तो निश्चित रूप से अभी जो नई सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 कानून लागू किए हैं, मुख्य चर्चा में वो हैं। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, उसका विरोध ज़्यादा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट खेती का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खेती को करने के लिए किसान स्वतंत्र है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट खेती करे या ना करे। तो अब किसान, भाई आप कानून हमारे लिए बना रहे हो, किसानों के लिए बना रहे हो, किसान उससे राजी नहीं है। हाँ। तो उसको बदल दो। इतना जिद क्यों खाई हुई है सरकार की जो चीज़ किसान चाह ही नहीं रहे हैं और सरकार तुली हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मंशा तो कुछ ना कुछ गलत है। और तमाम सारे जो देश के उद्योगपति हैं, जो सरकार से लंबे समय से हम देख रहे हैं लाभ ले रहे हैं, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, उनके हित में ये कानून है। ऐसा नहीं, बार बार अंबानी और अडानी का नाम इन्हीं के सरकार के लोग, इन्हीं के सरकार के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग उस कानून की बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं उस कानून की, लेकिन दबी जबान से। वे खुल के बोलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी समझ रहे हैं कि इस कानून के कितने फायदे और कितने नुकसान हैं, लेकिन अब मोदी जी के सामने बोले कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता, पक्ष वाली कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो कमी है कानून में वो पूर्ति करने के लिए सरकार तैयार हो गई है, और जो उसमें सुधार हो रहा है वो सुधार हो जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा ही कमी है तो उच्च लोग विचार करें इस पर कि जो किसान को पसंद नहीं आ रहा कानून, उसे क्यों लागू किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 30 बिंदु हैं इसमें, 30 में से 28 पे वो संशोधन करने को तैयार हो गए हैं। अगर उसमें कमियां नहीं होती तो ये 28 बिंदुओं पर संशोधन करने को क्यों तैयार हो? अब केवल 2 बिंदु बचे हुए हैं। कौन कौन से 2 बिंदु? दो बिंदुओं पर सरकार अड़ी हुई है। कि हम, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि एक राजहट सी है उनकी, भाई एक हटयोग सा है उनका कि हम नहीं करेंगे। उसमें सरकार, इसमें बेइज्जती किस बात की है? क्या होता है कि लगातार हम किसी चीज़ का विरोध करते रहें और फिर कभी ना कभी ऐसी बात का विरोध कर दें जो सच हो या ना हो, तो वो एक मोमेंट ऐसा बन जाता है कि कांग्रेस अगर कोई प्रस्ताव लाएगी तो बीजेपी विरोध करेगी, और बीजेपी लाएगी तो कांग्रेस विरोध करेगी। तो इस रूप में आ गया है मामला। अब बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, जो बड़े केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, इस आंदोलन के पीछे पूरा कांग्रेस का हाथ है, जबकि कांग्रेसी तो उस आंदोलन में कोई है ही नहीं। कांग्रेस ने तो समर्थन भी तो किया था ना। समर्थन किया तो अभी जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उसमें कांग्रेस ने एक अलग से रैली निकाली थी, समर्थन किया था। जन भावनाओं के अनुरूप तो कांग्रेस को चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, नेताओं का काम है, लीडर्स का काम है जन भावनाओं के अनुकूल चलना। लेकिन जो समस्या है कहीं भी ऐसा नहीं कि उस आंदोलन को कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की हो, उस आंदोलन को गति कांग्रेस ने दी हो, कांग्रेस ने उस आंदोलन। किसानों की समस्या है, अगर कांग्रेस को लग रहा है कि जन भावनाएं हैं तो उसके अनुरूप कांग्रेस चल रही है। और सारी पार्टियां भी दूसरे राज्यों की जो क्षेत्रीय, बिल्कुल हम मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार गलत कानून लाएगी तो अगले चुनाव में उसका परिणाम भुगतेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अब नगरपालिका चुनाव आने वाले हैं और निश्चित रूप से काफ़ी चर्चा में है नगरपालिका चुनाव कि श्योपुर की सीट ओबीसी महिला के लिए हो गई है नगरपालिका की। तो आपकी पार्टी का क्या इसमें टारगेट रहेगा, किस तरीके का प्रत्याशी आप देखेंगे? देखिए, नगरपालिका चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है और ये नगर के विकास की संस्था है। नगर का सौंदर्यीकरण, नगर में किस तरह से सड़कें बननी है, नगर में किस तरह से नालियाँ बननी है, किस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नगर के अंदर बनने हैं, नगर पालिका तय करती है। और आगे के जो बड़े चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, उनकी दशा और दिशा भी ये चुनाव तय करता है। अब
रही बात ओबीसी सीट की, तो लंबे समय के बाद ओबीसी महिला सीट शायद है कि पहली बार ही आई है 94 के बाद पहली बार महिला ओबीसी सीट आई है। तो महिला ओबीसी जब सीट आई है तो कांग्रेस भी यही विचार कर रही है कि महिला ओबीसी सीट पर महिला ओबीसी प्रत्याशी कोई लड़ाना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं हमारी पार्टी में भी जो दूसरे रास्ते से, पिछले रास्ते से सामान्य वर्ग को टिकट देना चाहते हैं। तो इसके लिए पूरी लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूं और हमारी पार्टी के और भी नेता हैं वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब सीट महिला ओबीसी है तो जो प्योर महिला ओबीसी कैंडिडेट है उसे ही टिकट मिलना चाहिए। फर्जी ओबीसी को टिकट क्यों मिलना चाहिए? जाति तो किसी व्यक्ति की एक ही होती है ना, तो जाति प्योर ही होगा जो भी होगा वो जाति एक आध प्रत्याशी हमारे यहाँ ऐसे आ रहे हैं कि जो खुद सामान्य से आते हैं लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं वो ओबीसी से हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों मिलना? ये तो ओबीसी, ये तो जो योग्य प्रत्याशी आप भी उसका नाम ओपन करो। ये तो ओबीसी जो वर्ग है उसके संग अन्याय हुआ ना। मेरा ये मानना है कि किसी का विरोध करने से बेहतर है कि हम अच्छा प्रत्याशी उनका नाम दें। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा केवल इतना कहना है कि पिछड़ा वर्ग का ये हक है और पिछड़े वर्ग को ये टिकट मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोग मुस्लिम समाज में भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू समाज में भी हैं। मैंने तो सबसे पहले ये मांग उठाई है कि ये हक मुस्लिमों का है और मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 2018 के चुनावों में भरपूर मतदान मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को किया था। और सन 52 से लेकर आज तक का अगर इतिहास आप देखें तो हर चुनाव में, चाहे पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें, हर चुनाव में मुस्लिम समाज के मतदाता कांग्रेस को दिल खोल के वोट देते हैं। और कांग्रेस जीतती भी उसी समाज की वजह से है। जब जब मुस्लिम यहाँ से छिटके हैं तब तब नगरपालिका और विधानसभा चुनाव मारे हैं। बिल्कुल मुस्लिम वोट जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पिछली दफा भी हमने देखा, पिछली बार भी हमने देखा कि मात्र 1800 वोटों से हमारा मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव आ रहा था, वो भी कुछ हमारे ही लोगों के कारण। और निश्चित रूप से अगर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को कांग्रेस टिकट देती है तो हम चुनाव जीतेंगे। और फिर अगर हिंदू को भी देना है तो पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट होना चाहिए, ना कि बैक डोर से हम ऐसा प्रत्याशी ले आए जो खुद तो हिंदू से मुस्लिम सामान्य वर्ग से हो लेकिन पत्नी उसकी। आपका इशारा मैं समझ पा रहा हूँ पर नाम लेना ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना विचार इस पर भी प्रकट करें कि कई लोगों को जो महिला है, अब पहली बार महिला सीट आई है तो महिला को टिकट मिलना चाहिए, न कि उसके पति की शकल पर महिला को टिकट दिया जाए। 5 वर्ष तक आपकी राजनीतिक पार्टियों में, आपकी पार्टी में नहीं सभी पार्टियों में, 5 वर्ष तक जिन पार्टियों में महिलाएं जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रहती हैं, सड़कों पर जाती हैं, आंदोलन करती हैं, नेता आते हैं उनके स्वागत करती हैं, और जब उनकी बारी आती है तो उनका मिथिलेश तोमर जी की तरह टिकट काट दिया जाता है। नहीं तो हमारी पार्टी में तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है। हमारी पार्टी में तो जो वर्कर हैं उनके ही नाम अभी चल रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हीं में से टिकट होगा। जो तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि जो राजनीति में सक्रिय महिला होगी उसको टिकट मिलने या उसके पति के आधार पर? पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार की जरूरत है और जो चुनाव जीत के आए उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, उसका सर्वे करवाया जाएगा। कुछ महिलाएं हमारे यहाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई मौका पार्टी ने नहीं दिया। अगर उनका जनता के बीच में अच्छा वो होगा तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। और अगर ये बता दिया जाएगा कि जनता के बीच में अच्छा नहीं है तो फिर नेता की शकल पे दिया जाएगा? नहीं है तो फिर कैसे टिकट देंगे? हराने के लिए टिकट तो देंगे नहीं तो ये सर्वे आउट तो होता नहीं है। एक बड़ा गर्मामयी पद होता है नगर पालिका अध्यक्ष का और वो प्रथम नागरिक होता है शहर का। तो टिकट तो ऐसे ही महिला को दिया जाएगा ना जो जीत के आए और जिसकी छवि भी लोगों के बीच में अच्छी होनी चाहिए और काम भी कर सके। क्योंकि श्योपुर के विकास के लिए एक एक्टिव की ज़रूरत है, जो एक्टिव हो जी। पिछले चुनाव में आपने जो टिकट दिया था मुस्लिम वर्ग को दिया था,
कांग्रेस ने, क्या फिर रिपीट करना ठीक रहेगा? मैं तो शुरू से ही मांग कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती चाहती है और कांग्रेस पार्टी अगले 2023 का जो चुनाव आने वाला है उसमें ये सीट दोबारा से जीतना चाहती है, तो बड़ौदा से माली समाज के व्यक्ति को और श्योपुर से मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट देना चाहिए कांग्रेस को। इसी में कांग्रेस की मजबूती है, इसी में कांग्रेस का भला है। बिल्कुल, ये आपने कहा। और बाकी के जो नेता हैं, बड़ौदा में भी हमारे कई लोग टिकट मांग रहे हैं, तो उनका हवा मंडल अब बड़ा हो चुका है। उन्हें बड़ी राजनीति के बारे में विचार करना चाहिए, उन्हें जिलाध्यक्ष बनने के बारे में सोचना चाहिए, विधायक बनने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये टिकट जो है, अगर माली समाज के व्यक्ति को बड़ौदा में दिया जाता है और यहाँ से मुस्लिम समाज के व्यक्ति को दिया जाता है, निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूत बनकर अगले 2023 के चुनाव में खड़ी हो पाएगी। मतलब आप भी अभी तक जातिगत राजनीति के ही पक्ष में हैं? नहीं, जातिगत राजनीति के पक्ष में नहीं है। पक्ष में हम इसके हैं कि वो समाज हमें वोट बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। माली समाज का जो वोट है वो हमेशा बीजेपी को मिलता था। इस बार पहली बार हुआ है ये कि माली समाज ने मुक्त हस्त से कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, तो उनको उसका कुछ मिलना भी चाहिए ना। बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जैसे किसी पर बताया कि इनमें ये योग्यता नहीं है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा किया, क्या आप राजनीति में इस बात को प्रायोरिटी देते हैं कि हमने क्या किया इसको बताएं ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं तो या किसी ने कुछ नहीं किया अपन उसको उजागर करें ज़्यादा? मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ। 20 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। NSUI से मेरी शुरुआत हुई थी, यूथ कांग्रेस, और अब जिला कांग्रेस, उसके बाद किसान कांग्रेस का मुझे बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष। तो लगातार लोगों के हित में, जनता के हित में, जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा कर्तव्य मुझे निभाना चाहिए, उसे निभाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये तो आप लोग भी देखते रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन में भी हमने जनता की बहुत कांग्रेस में देखा जाता है कि प्रदेश स्तर पर पहले 3 ग्रुप हुआ करते थे। कमलनाथ जी का ग्रुप अलग, दिग्विजय सिंह जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य जी पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। आपको दिग्विजय सिंह ग्रुप से माना जाता है, तो कभी आपने दिग्विजय सिंह के द्वारा श्योपुर के लिए कुछ सौगात लेने की कोशिश की? श्योपुर में आपको जितना विकास दिखाई दे रहा है आज, ये सब दिग्विजय सिंह जी की देन है। श्योपुर को जिला दिग्विजय सिंह जी ने बनाया, श्योपुर को पाली का पुल दिग्विजय सिंह जी ने दिया, कुंजापुर का जो पुल हमारी कनेक्टिविटी राजस्थान और बारा से होती है वो दिग्विजय सिंह जी के समय की है। और तमाम सारे जो विकास कार्य, आज कलेक्ट्रेट का जो इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है, जिला अस्पताल का भवन जो खड़ा हुआ है, सब दिग्विजय सिंह जी की ही देन है। इसके अलावा अगर शिवराज सिंह जी ने एक भी काम, घोषणा के अलावा अगर एक भी काम उन्होंने यहाँ किया हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझसे आकर यहाँ बात करें। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास ही नहीं किया। बताएं, मुझसे बात करें यहाँ पर आके, एक बता दें। उन्होंने घोषणा जरूर की, इन्होंने लॉ कॉलेज की घोषणा की थी। उसके बाद इन्होंने एक छोटी मोटी घोषणाएं बता रहा हूँ मैं, पार्क की घोषणा की थी। हाँ। और तमाम सारी घोषणाएं करके DRDO की घोषणा इन्होंने की। बताइए आप क्या हुआ है धरातल पे, कहाँ काम हुआ? DRDO तो चल रहा है ना, DRDO के प्रोजेक्ट बड़ौदा में चालू है। कहाँ चल रहा है? क्यों? नहीं, कोई DRDO प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, सिर्फ हवाई बातें। हवाई पट्टी की घोषणा इन्होंने की थी। आप बताइए हवाई पट्टी कहाँ है श्योपुर में, कहाँ बन रही है? हवाई पट्टी की आवश्यकता है श्योपुर में? हवाई पट्टी जिला स्तर पे हर पूरे देश के अंदर जिले स्तर पे बननी है। आदेश आए थे, उसके लिए भूमि आवंटित नहीं हो पाई। भूमि आवंटित करना राज्य सरकार का काम है, भूमि इनको देना पड़ेगी। देखते हैं कूनो अभ्यारण्य चालू हो। अभी जो आपको यहाँ विकास दिखाई दे रहा है, चाहे ये हमारा नया एकीकृत जो बस स्टैंड है, इसका दीनदयाल नाम इन्होंने रखा हुआ है, ये हमारे BRGF के पैसे का बना था। आप भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष से जब बना था ये जो थे। हाँ। लेकिन वो जो 10 करोड़ रुपए आया था, हाँ। वो हमारी जब केंद्र में सरकार थी और ओम राठौर नगरपालिका के उस समय अध्यक्ष थे, वो उस समय का पैसा था।
क्योंकि उसके बाद नगर ओम राठौर जी अपने पद से हटे और दोबारा चुनाव हुआ तो रमेश गर्ग अध्यक्ष बने, उस समय का वो पैसा था। लेकिन मंडी को ट्रांसफ़र कराने में तो भारतीय जनता पार्टी के जो मीरा रमेश गर्ग थी उनका काफ़ी रोल रहा कि मंडी को उन्होंने बस स्टैंड के लिए ट्रांसफ़र कराया। नहीं, अब उन्होंने वो उसका क्या कहना चाहिए, अधिग्रहण उन्होंने करवाया था, ये बात ठीक है। तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई काम किया तो उसके लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं वो, लेकिन पैसा वो सारा BRGF का था, जिसको बदल के आज इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना कर दिया है, उसका नाम स्मार्ट सिटी योजना भी लागू होगी। अच्छा, भविष्य में श्योपुर के विकास के लिए आप क्या सपने देखते हैं? देखिए, अभी नगर पालिका चुनाव बहुत करीब है और नगर पालिका एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिससे शहर का विकास हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी अगला अध्यक्ष बनता है, चाहे वो कांग्रेस का बने या भारतीय जनता पार्टी का बने, हमें नहीं मालूम जनता के दिलों में भी क्या है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो ब्लॉक कॉलोनी से लेके और कॉलेज तक की जो भूमि है जल संसाधन विभाग की, उसको अधिग्रहण करके, जैसे कृषि उपज मंडी की भूमि को अधिग्रहण करके इस पर बस स्टैंड बनाया गया, ऐसे उस जल संसाधन की भूमि को अधिग्रहण करके उस पर एक शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, जिससे कि सैकड़ों युवाओं को बहुत कम रेट में दुकानें दी जा सकती हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा। और उसके सामने जो दुकानें हैं, इधर दुकानें होंगी और उधर दुकानें होंगी, तो दोनों तरफ का मार्केट अच्छा चलेगा और मार्केट में रस कम होगा उससे। मतलब जल संसाधन विभाग से वो भूमि ट्रांसफर अधिग्रहण करके हाँ, उसकी भी चर्चा आई थी कि हाउसिंग बोर्ड को वो दी जा रही है, लेकिन प्रोसेस कहाँ तक पहुंची ये हाँ, वो जो क्वार्टर थे वो हाउसिंग बोर्ड को देने की चर्चा आई थी। वो उस समय 2009 में यहाँ पर जुलानिया जी आए थे और वो उस समय जल संसाधन के मुख्य सचिव थे, तो उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू में कहा था पत्रकारों से, उसके बाद फिर उस पर कुछ काम नहीं हुआ। और श्योपुर के विकास के बारे में और क्या, नगर पालिका से क्या उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका अगर आपकी आई तो आप क्या बड़ा परिवर्तन चाहेंगे श्योपुर में? वही परिवर्तन, मूलभूत कार्य लगभग रोडें हैं, नालियाँ हैं, ये सब हो चुके हैं। अब ज़रूरत है कुछ ऐसे कामों की जिससे मार्केट के अंदर रस कम होना चाहिए, क्योंकि अभी हम आजकल देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ और इतना ट्रैफिक रहता है कि मार्केट में जाना लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो जिला छोटा अस्पताल था हमारा, पुराना अस्पताल, पुराने अस्पताल को तोड़कर उसके अंदर एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, जिसमें अंडरग्राउंड एक पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। तो जितने भी वाहन आते हैं उनको मार्केट में घुसने से रोका जा सकता है, और वहाँ पार्किंग जब होगी तो लोग सुते ही वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। अभी पुराने अस्पताल का भी इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब एक मेरा महत्वपूर्ण बिंदु और है, कुछ लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं कि गांधी पार्क है, गांधी पार्क के नीचे पूरा अंडरग्राउंड एक गोलंबर तक, जहाँ जयस्तंभ तक एक अंडरग्राउंड मार्केट, जैसे पालका बाजार दिल्ली में बना हुआ, इस तरह से एक मार्केट अंडरग्राउंड डेवलप किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग मेरी ये बात सुनकर जो नहीं, ये चर्चा आज से 15 साल पहले भी आई थी, तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है। पार्क की जगह पे बना रहेगा, लेकिन अंदर नीचे उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट करके मार्केट बनाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें सस्ती दुकानें नगर पालिका को युवाओं को देनी चाहिए, ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हों, जो गरीब हों, जिनको वास्तव में ज़रूरत हो। बिल्कुल, आपके विचार वास्तव में रखने लायक हैं। ये थे राहुल सिंह जी चौहान। एक मैं और मुद्दा यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि जो हमारा ये अभी नगर पालिका ने मैरिज गार्डन बनाया है, इस मैरिज गार्डन का बनाने का उद्देश्य ये था कि सस्ते में लोगों को कम रेट में, जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको कम रेट में मैरिज गार्डन उपलब्ध हो। लेकिन नगर पालिका ने इसका भी व्यवसायीकरण कर दिया। मैंने सुना है 87 लाख में इसकी बोली लग गई। अब मतलब क्या हुआ इसको बनाने का? फिर तो कोई भी प्राइवेट
गार्डन करके और वहाँ से शादी कर सकता है। आप राजीव गांधी सभागार की हालत देखिए, अगर सस्ते के चक्कर में ही रहेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। ये बात सही है कि गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन उसका एक मापदंड तैयार हो, एक समिति बने, वो समिति ये तय करे कि ये गार्डन किसको मिलेगा। लेकिन अगर फ्री और सस्ते की सिर्फ बात करेंगे तो आज राजीव गांधी सभागार की क्या स्थिति हो गई। अब राजीव गांधी सभागार को बने तो 10 साल से ऊपर हो गए, वहाँ इन्होंने पैसा क्यों लगाया, उसको बनाने का क्या औचित्य था, और वो कोई ऐसी प्राइम उस समय पे श्योपुर में कोई भी कम्युनिटी हॉल नहीं था, तब वो बना था। वो ऐसी कोई प्राइम लोकेशन की जगह भी नहीं है जहाँ इन्होंने वो राजीव गांधी सभागार बनाया है। मैं देखता हूँ वो धूल खाता रहता है। हाँ, उसका स्टैंडर्ड पहले से भी लगातार गिरता जा रहा है और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। धन्यवाद, आप पधारे। ये थे श्री राहुल सिंह चौहान, जो किसान कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आई तो क्षेत्र के विकास में हम कई नया आयाम गढ़ेंगे और जल संसाधन विभाग की जो भूमि है जिसमें लगभग 300 से अधिक दुकानें बन सकती हैं, उनको हम बनाएंगे और सस्ती रेट पर युवाओं को देंगे। साथ ही इन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं जिसमें श्योपुर और बड़ौदा के नगरपालिका अध्यक्ष कौन होने चाहिए, इनका अंदाज है कि वो जो इनके अनुसार होंगे तो वो ज़रूर जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। देखते रहिए श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट। अगले सप्ताह फिर एक नई हस्ती से मुलाकात होगी। नमस्कार।